नमस्कार, आपका शो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे दिव्या। आज का शो बहुत ही स्पेशल है। आज है हमारे साथ एक ऐसे यूथ आइकन जिन्होंने हिमाचल का सिर्फ नाम ही नहीं, मान भी बढ़ाया है। सुमित ठाकुर, जिन्होंने जनसेवा को अपना जुनून बना दिया। भारत सरकार ने 2 नेशनल अवार्ड्स देकर उनके काम को सॉल्यूट किया। ब्लड डोनेशन अवेयरनेस, ऑर्गन डोनेशन, यूथ एम्पावरमेंट और सबसे खास कोविड के वक्त बिना रुके सेवा करना। देश के 7 करोड़ युवाओं में से 11 युवाओं का चयन भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था, जिसमें जनसेवा के लिए किए गए कार्यों के बलबूते कुल्लू मनाली के सुमित ठाकुर के चयन से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं शो में सुमित ठाकुर जी का। सर, सबसे पहले रेडियो नगर के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये मोमेंट आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है? मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि दूसरी बार मुझे ये पुरस्कार मिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा युवा नहीं जिसे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हो। तो अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि मैं अपनी खुशियों को शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी खुशी है, क्योंकि ये पुरस्कार मुझे जो है राष्ट्रीय स्तर का मुझे दूसरी बार ये पुरस्कार मुझे मिला। जी, दूसरी बार मिला है आपको। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, आप कितने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं? जब मैं 13-14 वर्ष का था, उस समय से लेकर ही मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जब मैं 15 साल का हुआ और जब मैं +1 में हुआ तो स्कूली समय से ही मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपसे ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज सेवा वैसे तो एक सेल्फलेस काम होता है, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। आप किससे इंस्पायर्ड हुए थे? किससे आपने सीखा? कहाँ से प्रेरणा ली आपने? ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मैं एक गांव से संबंध रखता हूं और गांव से शहर की ओर जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी, बहुत बड़ी कि हम लोग, जब मैं मनाली स्कूल गया तो मेरे लिए नया क्षेत्र था। क्योंकि आपसे पता है कि हमारे गांव के जो माहौल है थोड़ा अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पर उस समय आज से 10-12-15 वर्ष पूर्व जो माहौल था वो उतना नहीं था, क्योंकि हम पता ही नहीं था कि क्या होता है समाज सेवा, क्या होती है, किस तरह होता है। जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल में हम लोगों ने, आपको पता है, NSS, NCC इस तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा चले, तो मैंने NSS ज्वाइन किया वहाँ पे। तो NSS के माध्यम से मैंने जाना कि समाज सेवा क्या है। तो मेरा उस तरह वहाँ से मेरा एक सफर या इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरी NSS रहा है। और मेरे गुरुजी जो उस समय NSS के थे, धर्मचंद ठाकुर जी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे थे। उनको देखकर मैंने जो है समाज सेवा करनी सीखी। जी, हम जानते हैं कि आपने डाइवर्स फील्ड में काम किया। कोविड-19 के दौरान रक्तदान शिविर, बहुत सारे कैंपेन चलाएं। तो आने वाले टाइम में आप स्पेसिफिकली किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? किस फील्ड में समाज सेवा करना चाहते हैं? देखिए, जब मुझे अवार्ड मिला तो इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो मैंने हर क्षेत्र में काम किया था, कोई एक क्षेत्र नहीं कि मेरे को कोविड में ही काम करना था। हम लोगों ने प्लांटेशन की, हम लोगों ने रक्तदान किया, हम लोगों ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे कई काम किए। बट मेरा आने के बाद मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है, अभी कुछ समय बाद मैं जो अपनी टीम है, टीम के साथ मिलकर मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, आप सभी को पता है कि आज जो चिट्टा हमारे युवाओं को, हमारे प्रदेश को बहुत खोखला कर रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग कोई कठोर कदम हम उठाएंगे, या लोगों को जागरूक करेंगे, या जो इसमें फंसे हुए युवा है, अब क्योंकि उनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती है, तो उनको इस चिट्टे से बाहर निकालकर समाज में लाना और दोबारा से एक बेहतरीन इंसान बनाना, ये हमारा एक सबसे बड़ा, मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा एक आगे का एक्शन रहेगा, मेरी आगे की एक ड्रीम रहेगा। ड्रीम ही कह सकता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद जो आगे लगेगा समाज को जो जरूरत होगी उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और ऐसे युवा अगर सोच रखे तो देश समृद्ध भी होता है और विकास भी करता है। जैसे आजकल नशा, आपको पता है, न्यूज़पेपर में रोज़ ही नए नए केसेस आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये कुल्लू मनाली में, पूरे हिमाचल में, ये सच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं परिवार के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका रिस्पॉन्ड कैसा है आपकी समाज सेवा को लेकर? क्या वो सोच रखते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि गांव की थोड़ी सी जो मेंटेलिटी होती है अभी उतनी
सोच आगे नहीं निकली। हाँ हम जी। लोग शहर से भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि लगता है जब मैं जाता था, घर से निकलता था, शहर क्यों निकलता था, या जो हम लोग कभी शिमला जाते थे क्योंकि हमारी संस्था के साथ कार्य करते थे, तो घर वालों को भी लगता था कि अब क्या कर रहा है हमारा लड़का, क्या नहीं कर रहा है। बट धीरे धीरे जब न्यूज़ों के माध्यम से देखा, जब मुझे पहला अवार्ड मिला, तो घर वालों को भी लगा कि नहीं यार, हमारा बेटा गलत नहीं कर रहा, कुछ सही कर रहा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत से युवा साथियों के माता पिता अभिभावक मेरे को देखते हैं कि वो बड़ी खुशी करते हैं कि हमारा बेटा आपके साथ काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सही कर रहा है। हम लोग, मेरी सबसे बड़ी बात थी कि लोग समाज सेवा को या सोशल वर्कर को किस नजरिए से देखते थे कि यार ये तो समाज सेवी है। हम उस समाज, उनके नजरिए को आज हम लोगों ने बदला है। इस राष्ट्रीय पुरस्कार पाने की जब मैंने पाया, तो बहुत से लोगों का नजरिया जरूर बदला होगा कि नहीं यार, ये सोशल वर्कर है, तो सोशल वर्कर कोई आम चीज नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सोशल वर्कर बनना। हर कोई नहीं बन सकता सोशल वर्कर। और हाँ, सच में आपने सही कहा, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी ब्रॉड नहीं है, वो नहीं सोचते समाज सेवा के बारे में। जैसे आपने खुद मेंशन किया, छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफ़र आपने तय किया है, और इस समय पर आप इंडिया के यूथ आइकन हैं। तो आप यंगस्टर को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह से क्या आप एक गाइडेंस आपकी तरफ से रहेगी? मैं तो सभी युवा साथियों को, अगर आप का जन्म हुआ है, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप IAS बनिए, डॉक्टर बनिए, मगर समाज सेवा मत छोड़िए। हमारे देश को कहा जाता था कि पहले ये सोने की चिड़िया थी। हमारा देश अभी भी विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में अभी तक, मतलब हमारा अंडर डेवलप, अभी हमारा बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ हमारा देश, अभी प्रगति कर रहा है। हमारा देश उस दिन विकसित होगा जिस दिन हमारे देश का युवा जो है वो अपने को छोड़कर दूसरे के लिए भी सोचेगा। सोचिए कि आप लोग, कोई डॉक्टर है, उसकी जॉब 10 to 5 है, ठीक है। अगर उसके अंदर समाज सेवा की भावना होगी ना, वो 5 बजे के बाद भी 1-2 घंटा मरीजों को मुफ्त में देख सकता है, उसे कितने मरीजों का भला होगा। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर इस तरह का युवा साथी अगर समाज सेवा की भावना से काम करेगा, तो इस देश का नक्शा जरूर बदलेगा। हमारा देश जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हमारे देश को हम लोगों ने विकसित बनाना है, तो वो सपना, हमारे हर एक लोगों का सपना वो पूरा होगा। जी जी, बहुत खूबसूरत विचार है आपके। आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं आजकल के युवा। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपको अवार्ड की सूचना मिली होगी कि आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो कैसा एक फील कैसा था, क्या फील कर रहे थे आप उस समय पर? देखिए, जब मुझे पहला पुरस्कार मुझे 2020 में मिला था NSS के क्षेत्र में, वो मुझे हमारे रामनाथ कोविंद जी के हाथों मुझे 2020 में दिल्ली में मुझे वो पुरस्कार मिला। तो क्योंकि जो NSS है वो एक सीमित क्षेत्र था मेरे लिए, कॉलेज लेवल ही था। 46 लाख के करीब लोगों ने उस NSS में एनरोल्ड है। उसके बाद वो लोग अप्लाई करते, 30 लोगों को वो पुरस्कार मिलता था जो मिलता था। बट मेरा जो क्षेत्र था, मैं छोटे से क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहना चाहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। वहां से मेरी लाइफ को एक किक मिली, तो मुझे लगा कि मुझे काम करना है। मैं समाज में काम करता रहा, अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करता रहा। आज जब मैंने वो अप्लाई, इसका भी एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। 15 से 29 वर्ष के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। कला, संस्कृति और अपना विज्ञान के क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में जो युवा साथी काम कर रहे हैं, वो लोग इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के जो 7 करोड़ युवाओं में से हम 11 युवा वर्ष 2021-22 के इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए। जब मुझे मेल के माध्यम से मुझे पता चला, मैं कहीं गाड़ी में सफर कर रहा था, तो मुझे लगा था कि गवर्नमेंट की कोई मेल आई। जब मैंने क्लिक किया तो मैंने देखा कि यस, मुझे मेल आई है। तो आई थिंक मेरे लिए वो समय थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टॉप हो गया था कि यार नहीं, मुझे लगा कि मैंने एक और लाइफ की सक्सेस की सीढ़ी मैंने चढ़ ली है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर एक गांव से लेकर दिल्ली पहुंचना और इतना बड़ा पुरस्कार के लिए चयन होना, ये हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और लिटरली हिमाचल के लिए भी बहुत बड़ी बात है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप ये अवार्ड लेने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार लेने जा रहे थे, मंच पर जा रहे थे, तो आप क्या फील कर रहे थे? ये पुरस्कार पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाना था, बट वो किसी कारण बाहर थे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के हाथों, बट वहाँ पर कार्यक्रम चला था, आई थिंक संसद का कार्यक्रम था, हम भी संसद में ही थे। तो हमें ये पुरस्कार मुझे इस बार युवा सेवा एवं खेल
मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रदान किया गया। जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे लगा, जब उन्होंने पूछा कि क्योंकि मैं जब भी बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या बैठक में जाता हूँ हिमाचल से बात, तो मैं अपनी हिमाचली कैप को लगाकर जुड़ जाता हूँ। तो हाँ जी, तो लोग सबसे पहले तो ध्यान उनका जाता है कि कोई है, तो उन्होंने भी कहा कि आप कहाँ से, मैंने कहा सर मैं मनाली से हूँ, तो उन्होंने हमें बधाई दी। उसके साथ हमारे जो सचिव मैडम थे, मीता मैडम, IAS मीता मैडम, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारी बधाइयाँ दी, कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब स्टेज पे जाया तो जब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि श्री सुमित कुल्लू हिमाचल प्रदेश, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। ये मेरे लिए बात बड़ी थी कि मेरे नाम के साथ मेरे जिला और मेरे हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जा रहा है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती लाइफ में। जी, बहुत ही गौरव का क्षण होता है। हमने भी देखा जिस तरह आपको मिला, और सोशल मीडिया में सब जगह आप ही छाए थे। हर एक हिमाचली गौरवान्वित फील कर रहा था। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके रिश्तेदार, उनका क्या रिस्पॉन्ड था, वो क्या फील कर रहे थे, उनकी तरफ से किस तरह से आपका स्वागत किया गया? फर्स्ट टाइम जब मुझे मिला था उतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे जब, क्योंकि मेरे को ना फर्स्ट अवार्ड के बाद ना मेरे को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। लोगों के साथ हर कोई पहचान देते, कहते थे कि यार ये राष्ट्रपति अवार्ड ही है, ठीक है, तो लोग मुझसे जुड़ना चाहते थे, लोग जुड़े। जब मेरा चयन हुआ, मुझे अवार्ड मिला, मैंने थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया निकाला था, तो मेरे पूरे सोशल मीडिया में ऐसा लग रहा था मैं ही दिख रहा था। हर कोई, गाँव के ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, हर जगह मेरी पोस्ट चली थी। क्योंकि मेरी पोस्ट, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कांग्रेचुलेशन भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कांग्रेचुलेशन, जिसमें कंगना रनावत जी जो हमारे MP है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे कांग्रेचुलेशन दी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, हमारे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, ऐसे कई लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी, जिस कारण मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, मेरी ऐसी न्यूज लगी, पूरे कोने कोने तक मेरा ही फोटो दिख रहा था। तो अभी मैं जब जा रहा हूँ, बाहर निकला, मैं उतना बाहर नहीं निकला, तो लोग देख रहे थे, हमने आपको सोशल मीडिया में देखा, तो बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी मुझे। क्योंकि वो सच में, जैसे हमारे हिमाचल, ऐसे हिमाचली हम भी बहुत प्राउड फील करते जब हमारे यहाँ से कोई यंगस्टर जाता है, कुछ करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस एज में आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है, नेशनल लेवल के 2 पुरस्कार हैं आपके पास। आपसे बहुत ही फन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए यूथ अफेयर मिनिस्टर बना दिए जाएं, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहला, अगर मुझे एक दिन का अगर मिनिस्टर बनाया जाए ना, तो मेरा तो सबसे पहले ये है कि मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं, देखिए, एक दिन में कुछ हो नहीं सकता, वैसे करने को चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर मेरा एक ही संदेश रहेगा, मैं एक दिन में करने की बात नहीं चाहेंगे। मैं जैसा आपको कहा कि मैं सभी युवाओं, उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा जो युवा भी वर्तमान में कहीं कोई जॉब्स कर रहे हैं, या सरकारी हो या गैर सरकारी हो या कोई और है, मैं इनसे यही कहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में थोड़ा सा समय आप दूसरों के लिए जी कर दिखाइए, आप समाज सेवा के क्षेत्र में करके दिखाइए। मुझे लगता है उसी एक दिन में हम लोग बहुत सा बदलाव ला सकते हैं। वो एक दिन उनके जीवन का हर एक दिन को बेहतर बना सकता है। जी, बहुत खूबसूरत विचार हैं, क्योंकि सच में अच्छी चीज़ें करने से भी, जैसे आपने करके दिखाया, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, लोग इससे सीखते भी हैं। समाज सेवा मानवता के लिए सबसे बड़ा धर्म है। आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने समाज सेवा स्टार्ट की ऑल ओवर, आपको इनिशियल डेज में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत कम मिलते हैं कई बार? देखिए, जब हमारा ये स्टार्टिंग टाइम था, जब भी हम सोशल वर्क करते हैं अभी भी, तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हम लोग कहीं स्वच्छता अभियान करने गए हैं, ठीक है, लोग हमारी नजरों के सामने से चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो कभी नहीं आएंगे वहां पर, ठीक है। मैं बात वही कही ना कि हम लोग इतनी दूर दूर तक जाते थे, हम कोई ब्लड डोनेशन करने पहुंचते थे, लोग ताना मारते थे क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि जो लोग हमेशा हमें कोसते गए, पर जब मुझे पुरस्कार मिला ना, वही लोग सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कर रहे थे, वही लोग सबसे पोस्ट डाल रहे थे कि हमारे भाई को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है, कांग्रेचुलेशन। तो ऐसी कई कठिनाइयां आती है, शायद से, फिर भी अपने आप को हमें उस समय कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने पूरे अपने एक दृढ़ संकल्प के साथ मैंने सोचा था कि बीच में कई बार ऐसा भी आता है कि हम लोग सोचे कि छोड़ दें हम इसको, ठीक है, बट मैंने अपने मनोबल को कभी झुकने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया। मैं अपने जब वो सिचुएशन थी, तो मैं उस समय अपनी उन अच्छी यादों को याद करता था कि मेरे को यार इससे पहले मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ NSS में, या मेरे जीवन का इतना कोई अच्छा जो लम्हा रहा है कि यार मैं तो इतना कुछ कर सकता हूँ, तो अपने मनोबल को क्यों हराना। फिर भी मैं
चलता गया, काम करता गया, मेरे साथ लोग जुड़ते गए और इतना बेहतरीन काम होता गया। जी जी, बहुत खूबसूरत। जैसे आपके बारे में पहले भी हमने सुना आप डाइवर्स फील्ड में काम करते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे, जैसे आपने मेंशन किया, रक्तदान शिविर करते हैं और भी बहुत सारे कैंपेन रहते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे मेमोरेबल कैंपेन कौन सा रहा आपको आपका समाज सेवा की फील्ड में? मुझे लगता है कि मैंने हर क्षेत्र में मैंने काम करने का साहस किया, बट अंगदान क्या जो क्षेत्र में मैंने काम करना था, एक मेरे लिए था कि चुनौती थी कि हम लोगों ने एक मिशन सक्षम करके हम लोगों ने चलाया था। युवा संस्था एक संस्था है हमारी प्रदेश की, जिसका मैं अभी तक प्रदेश अध्यक्ष था। तो अभी मैं इस संस्था का को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ इस संस्था का। तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया, मिशन सक्षम, वो अंगदान से के प्रति ये मिशन सक्षम चलाया हम लोगों ने। तो हम लोग पूरे प्रदेश के युवाओं को अंगदान के रिगार्डिंग हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग मरणोपरांत या मरने से पहले जो आपका है, आप अंगदान की शपथ लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आज मैं एक बार पीजीआई गया तो वहां पर इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं कि अपने परिवार की किसी की किडनी खराब है, वो देख रहे हैं कि कब कौन गुजर जाए जिसकी किडनी हमें काम आए। तो मैंने उस समय एक फैसला लिया कि मैं अपने शरीर के सभी अंग डोनेट करूं। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक फैसला था। तो मैंने उस समय मैंने अपनी पूरी बॉडी मैं आफ्टर माय डेथ मैं डोनेट कर चुका हूं कि मेरे अंग किसी ना किसी के काम आए। जी जी, मेरी बॉडी देश के युवा साइंटिस्टों के काम आए, जो लोग आगे रिसर्च कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर माय डेथ मेरी बॉडी को जला देंगे, अगर वहां पर किसी के वो काम आती है तो मेरे देश का ही विकास होगा ना। मेरे देश के साइंटिस्ट आगे कुछ नई खोज कर पाएंगे, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा। जी ऑब्वियसली जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन एक जो मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम अंगदान करते हैं ना, तो हम जैसे अगले जन्म में आंखें दान कर दी तो अंधे हो जाते, तो ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में। तो ये एक अवधारणा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अंधे तो अभी हम लोग जब मिथ जो फैलाते हैं ना, तो भी उनको दिखता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ इस तरह की कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। मैं भी एक हिंदू परिवार से संबंध रखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग, अगर आप एक बार आगे तो आइए, करके तो दिखाइए। वो लोग होते हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जिनके परिवार में अभी तक कोई मुसीबत नहीं आई होती है। जिस दिन उनके परिवार में कोई किसी को आंख की जरूरत होगी, उस दिन उनसे आप पूछना जरा कि वो कहेंगे कि वो तो आप अंधे। उस टाइम तो वो हर किसी के पास करेंगे कि नहीं जी, हमें किसी ने किसी की आंखें दिलाई है या किडनी दिलाई है। जी जी, तो मैं तो नहीं मानता कि इस तरह का कोई मिथ है ये। मैं सभी युवाओं से खासकर आपको संदेश या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अंगदान के क्षेत्र में आगे आइए, जिसमें हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है या हमारी हिमाचल सरकार है, इसमें बहुत से प्रयास कर रही है। जिसमें सोटो और नोटो करके है, सोटो प्रदेश में काम करती है और नोटो पूरे नेशनल में काम करती है। सरकार की एक संस्था है, इसके माध्यम से हम लोग अपने जो अंग को जो आफ्टर डेथ के बाद उनको डोनेट कर सकते हैं। सच में अंगदान, जब कोई इंसान जा रहा है और किसी और को जीवन दान आपकी वजह से मिले, किसी और के परिवार में आपको खुशी देने का अगर मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, हमारे काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो नेचुरल डिसास्टर आ रहे हैं, जैसे ब्यास नदी में भी हमारी विकराल हो जाती है। तो जैसे हम बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो बादल फटना हो या फिर लैंडस्लाइड हो, अर्थक्वेक, बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट या डिज़ास्टर से पीड़ित लोगों की हेल्प की है या फिर इस तरह का कैंपेन चलाया आज तक? जब मनाली में डिज़ास्टर आया तो बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रवासी लोग थे जिनके पूरे खोखे उड़ गए, उनका रहने के लिए कुछ नहीं हुआ। तो रोटरी क्लब मनाली है जिसके थ्रू मैंने काम किया, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। रोटरेक्ट उसका यूथ विंग है। तो मेक माई ट्रिप फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 3-4 करोड़ के काम मनाली में हम लोगों ने किए। मतलब हम लोगों ने जिनके घर में बह गए, जिनके पास कुछ नहीं बचा, हम लोगों ने उनको अच्छा खासा राशन, पूरी किट, 50-50 किलो की किट हम लोगों ने, आटा, चावल, दालें वगैरह हम लोगों ने दी। उसके साथ हम लोगों ने पूरे घर का जो सामान है, अपना बेडिंग वगैरह है या किचन का सामान, हम लोगों ने इतना वितरण किया पूरे हिमाचल के साथ साथ। हमने मनाली कुल्लू में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। आपने देखा कि नगर के साथ ही नीचे एक माहिली जो क्षेत्र है नीचे को, वहाँ पर पूरा गाँव ही निकल गया था। तो उन लोगों की भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस समय मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और रोटरी के साथ मिलकर हम लोगों ने
मदद की। मेरे संस्था के दूसरे को फाउंडर भी उनकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ी पूरे भारतवर्ष की बैठक थी दिल्ली में। तो देखिए आप कह रहे हैं कि आजकल डिजास्टर होगा, हम लोग नदी का जो रास्ता वहां पर हम अपने आशियाना को बना रहे हैं, जहाँ पर जीव जंतु जंगल में हम लोग अपने आशियाना बना रहे हैं, तो डिजास्टर आएगा। हमें ये कहता हूँ अगर आप प्रकृति का थोड़ा सा हिस्सा काट रहे हैं तो आप उसका 100 गुना हिस्सा बढ़ाइए भी ना। आप एक पेड़ काट रहे हैं 100 पेड़ लगाइए भी ना। आप कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप दूसरे एरिया में कहीं नदी नालों के पास जाकर आप अच्छे वृक्षारोपण आप लोग कर सकते हैं। तो इस और इंसान नहीं सोचता, इंसान अपने ही डेवलपमेंट के कारण सोचता है कि डेवलप करना, पर वो ये नहीं देख रहा है कि उसके बाद का जो बुरा हाल होगा ना। क्योंकि देखिए हम लोगों ने कभी नहीं देखा, हम छोटे से बड़े हुए, अभी जो धीरे धीरे करके अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज या जो हम लोग ज्यादा ही डेवलप कर रहे हैं उस कारण कुछ ना कुछ हो रहा है। वैसे ही हम लोग नदी के पास हम लोग जा रहे हैं, आज तो पूरे कुल्लू मनाली में जितने भी है हम लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। अब नदी तो हमारे घर में नहीं, हम फिर कह रहे हैं कि नदी जी हमारे घर को ले गई, हम लोग नदी के घर में जाकर बस रहे हैं। तो हो गई डिजास्टर हो गई। और इतना गाड़ियां वगैरह मनाली आती, इतने टूरिस्ट मनाली आ रहे हैं। तो देखिए अगर एक कमरा है, ठीक, इस कमरा में हम ज्यादा 10-15 लोग रह सकते हैं, अगर इस कमरे में 100 लोग डालिए ना तो इस कमरे का क्या हाल होगा। जी देखिए हमारा कुल्लू जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे जोगनी फॉल है और मनाली में बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो वहाँ पर जब भी हम विज़िट करते हैं लोकल लोग, तो वहाँ पर देखकर बहुत दुख होता है, बॉटल्स फेंके जाते हैं और गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आपने कुछ किया है? देखिए इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, बट जो इतना गंद फैलाना, इसमें हम लोग टूरिस्ट को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोग सबसे पहले हमारी गलती है इसमें। देखिए जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग दूसरों को जागरूक नहीं कर पाएंगे। जब टूरिस्ट आता है वो कहीं ना कहीं किसी होटल में तो जाता है ना। मेरा इस तरह का प्लान है कि जो होटल एसोसिएशन है, जितने होटल है उनको प्रॉपर्ली गाइड करना चाहिए। उन लोगों को उनको गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपको बताना चाहिए टूरिस्ट को कि आप होटल से निकल रहे हैं, आप लोगों को या होटल से कोई कैरी बैग दिया जाए, ठीक है, जिसमें आप अपने साथ जो कूड़ा आप ले जा रहे हैं, कुछ भी बोतल्स वगैरह ले जा रहे हैं, आप चिप्स वगैरह, उसके रैपर्स वगैरह आप लोग उसी में लाकर होटल ले आइए वापिस, क्योंकि आपके पास गाड़ी भी है। हमें जो टैक्सी यूनियन है, ठीक है, मैं उसका मेंबर भी हूँ टैक्सी यूनियन मनाली का, तो हम लोग उनको भी गाइड करेंगे, जितने हमारे ड्राइवर्स है ऑपरेटर्स हैं, उनको कहेंगे कि आप लोग जब आपकी टैक्सी में बैठते ही आप उनको समझाइए कि ये हमारा खूबसूरत मनाली, कुछ अच्छे ढंग से, कोई रूट तरीके से नहीं, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझाइए कि टूरिस्टों को कि आप जा रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं उसको रैप करके या उसको रैपर उसका उस बैग में डालकर गाड़ी में लाइए, ठीक है। अगर उसके बाद जब आप जोगनी वाटरफॉल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो वो खरीद रहा है टूरिस्ट, जो दुकानदार बेच रहा है वो उसको बोलेगा ना कि नहीं आप इस रैपर को प्लीज आप जोगनी वाटरफॉल जाइए, यहीं पे वापस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे जागरूक कर पाएंगे, ठीक है। हर कोई इतनी सी सिरदर्दी लेना नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो जो धीरे धीरे इतना डिजास्टर हो रहा है, एक दिन इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा, तब शायद से हमारे हाथ में भी वो बात नहीं रहेगी। अभी हमारे हाथ में बात है, हम लोग इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अभी भी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाइए, ठीक है। जितना आप लोग ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपने जागरूक ही करना टूरिस्ट को। आपने कहना है कि डस्टबिन वगैरह टोटल प्रशासन सरकार द्वारा लगाए गए, उसमें आपने डालना ही है उस कूड़े को। बहुत सुंदर विचार हैं, और सच में जो जंगल है उसके आसपास के लोकल जो कम्युनिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जंगल को साफ़ सुथरा रखें। और हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़े आजकल गाँव में भी लोग जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति और हर एक इंडिविजुअल को जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हम इससे निपट सकते हैं इस समस्या से। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है? तो अभी कोई विचार नहीं है मेरा, मगर मुझे समाज सेवा करनी है, उसके लिए कोई भी रास्ता आगे आगामी जीवन में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भी कोई मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं है, पर धीरे धीरे अगर लगता है जीवन में कि इस फील्ड से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ तो आई विल श्योर मैं जरूर जाऊँगा। जी, हम भी खुश होंगे एज अ पॉलिटिशियन देखकर आपको।
आप जैसे समाज सेवा के रूप में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अभी तक आपने बहुत काम कर लिया डाइवर्स फील्ड में, जो हमारे यंग गन्स हैं ना, यंगस्टर है, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं समाज में? मैं तो ये कहता हूँ कि समाज सेवा सिर्फ झाड़ू देकर नहीं है, स्वच्छता करके नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपने गांव में या पॉलिटिक्स में हैं या किसी जॉब में हैं, अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकाल कर आप दूसरों के लिए सोचिए। आनंद ही आनंद है। जी जी। मैं एक बात आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक लेडी को रक्तदान, उसके आई थिंक डिलीवरी केस था, तो मेरा भी पॉजिटिव ब्लड है, तो कुल्लू खराल की लेडी थी, तो मैं ब्लड देने गया। ठीक है, मैंने ब्लड दिया। उसके बाद जब मैं उनसे मिला तो वो मेरे को पैसे देने लगे, मतलब कि आप लीजिए, आप ये है। मैंने कहा मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए। उसके जो उस लेडी को नीड थी बहुत, ठीक है, उस लेडी को मैंने 5 यूनिट और मैंने प्रोवाइड करवाया था। तो उसके चेहरे में जो मुस्कान थी ना, जो स्माइल थी, और उस स्माइल को देखो जो दिल को सुकून मिला ना, ये सुकून हम पैसे से कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो वो सुकून जो मिला, मुझे लगा कि ये हम आप भी सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप एक बार समाज सेवा करके देखिए। कोई भी प्रकार के आप लोग जॉब में से आप कभी थोड़ा सा समय लोगों के लिए निकाल के देखिए। अपना जन्मदिन है, जन्मदिन आप छोड़िए, घर में केक काटना वो भी काटिए, आप थोड़ा सा कहीं अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम जाकर थोड़ी सेवा करके देखिए। इतना सुकून लाइफ में मिलेगा ना, उतना सुकून कभी आपको मिलेगा नहीं। जी सच में, कई बार छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ह्यूमन इमोशंस, एक दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि सब लोग उलझे हुए हैं अपने कामों में। तो फ्यूचर के लिए आपके क्या विजन है, ये जानना चाहेंगे, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। मेरा यही विजन है कि मैं इस देश को विकसित भारत देखना चाहता हूँ। हर कोई कहता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया, हम आपने भी सुना होगा कि कहते थे कि सोने की चिड़िया। मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ कि हमारा देश को हर कोई कहे कि सोने की चिड़िया है। ये विश्व गुरु हमारा भारत देखना चाहूँगा। ये मेरा एक विजन है कि मैं आने वाले समय में जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग मानते थे कि समाज सेवा तो यार ये तो बेले लोग हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए समाज सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी सोच बदलना चाहता हूँ। ये मेरा एक विजन है। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि अपने साथ एक ऐसी युवाओं की फौज इकट्ठा करूँ जो इस हिमाचल प्रदेश की, अपने कुल्लू मनाली की दुर्दशा को सुधारें, जो अलग अलग क्षेत्र में जाए, चाहे पॉलिटिक्स में जाए या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाए, मगर वो अपने जिला कुल्लू के लिए, अपने मनाली के लिए एक अच्छा काम आने वाले समय में करें। सुमित जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आप इतने प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, एक नहीं 2 बार, तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट रहता है आपको? किस तरह से सरकार आपके लिए हेल्प करती है? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश में तो अभी इस तरह का अभी उतना रुझान नहीं है जॉब्स की, और दूसरे राज्यों में वहाँ की सरकारें उनको अच्छी जॉब्स वगैरह दे रही है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि क्योंकि हमारी भी मिनिस्ट्री युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय है, क्योंकि ऐसे हमारे प्रदेश में बहुत कम है जो अवार्डी है, खासकर जिनको 2 पुरस्कार मिले तो वो तो बहुत कम ही, शायद से मैं ही हूँ। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इतना बड़ा पुरस्कार, हम लोग खिलाड़ियों के बराबर ही हम लोग भी पदक ला रहे, अपने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोगों को जॉब सरकार दे, यही मेरी सरकार से गुजारिश, ताकि हम लोग भी हमारे, क्योंकि तभी समाज सेवा की भावना लोगों में जागृत होगी, तभी अलग अलग नए समाज सेवी निकलेंगे, जब उनको पता है कि सरकार भी, अब हमारी प्रदेश सरकार भी हमें कहीं ना कहीं जॉब दे रही है या कहीं कंसेशन दे रही है, तो लोग आएंगे, चाहे वो अपने मतलब के लिए आएंगे, पर लोगों का भला होगा जरूर। जी देखिए, जब आप जैसे युवा आएंगे और समाज सेवा की फील्ड में इतना अच्छा काम कर जाएंगे, तो डेफिनेटली सरकार को भी सोचना पड़ेगा और आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसीज़ और कोई ना कोई ऐसे कुछ सहयोग आपके लिए ज़रूर सरकार की तरफ से रहेगा। जी, आपसे जानना चाहूँगी, कोविड टाइम ना आप सोशल मीडिया के थ्रू आपने बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की थी, तो किस तरह का वो रहा था, कैसे आपने फैलाई थी? को बताऊँ, जब मनाली विधानसभा क्षेत्र का पहला कोविड केस आया था, वो मेरे गांव से आया था। जी। हाँ, तो हम गांव में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो एकदम से न्यूज़ आ जाती है कि आपके गांव से पॉजिटिव हो गई एक लड़की। अच्छा। ठीक है,
कोविड टाइम हम लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया था कि मिशन डिजिटल कोरोवेयर हम लोगों ने चलाया था। हम लोगों ने, जो हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश की टीम थी, हम लोगों ने 200 दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया। तो न्यूज़ों में भी आया कि युवाओं ने सोशल मीडिया को बनाया कोरोना के खिलाफ हथियार। हम लोग सब घर में थे, मोबाइल सबके पास थे। हम लोग क्या करते थे, डेली हमारे अलग अलग चैलेंज होते थे। किसी दिन एक दिन हम पूरे प्रदेश में कंपटीशन करवाएंगे, फिट हिमाचल, हिट हिमाचल, अपनी वीडियो डालो जी आप एक्सरसाइज करते हुए, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल देंगे। हम लोग जो हमारी ऑर्गेनिक पुरानी खेती है, ठीक है, उसके बारे में जी आप बताओ क्या क्या आपके गांव में बीजते हैं। वो हम लोगों ने 200 दिन बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है, तो हम लोग मेरी एनएसएस मेरी पाठशाला, इसके माध्यम से हम ऑनलाइन +2 तक के बच्चों को हम लोगों ने मुफ्त में शिक्षा दी। तो ऐसे हमने 200 दिन हम लोगों ने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारी खूब तारीफ की थी। हम लोगों ने जगह जगह पर जाकर मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे। जो क्वारंटीन जोन थे, जो रेड जोन थे, वहां जाकर सैनिटाइजेशन का काम हमारे वॉलंटियर पीपी किट लगाकर डॉक्टरों के साथ, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ हम लोग करते थे। मनाली में एक टीम बनी थी, मैं आपको बताऊं, मेरे नेतृत्व में एसटीएम गरसंगी जी उस समय यहाँ पर थे, उन्होंने बनाई थी। तो हमारी एक ऐसी टीम थी, मनाली में एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुआ था। मेरे 10 बाइकर्स, 4-5 गाड़ी वाले हम लोग थे, और सब लोग घर के अंदर थे। किसी को कोई भी दवाई की जरूरत होती थी, हमारा बाइकर बिल्कुल सैनिटाइज होकर पूरी पीपी किट लगाकर वहां पर दवाई छोड़ देता। किसी को राशन की जरूरत होती थी, राशन वहां पर छोड़ देता। तो ये काम हम लोगों ने कोविड टाइम में बहुत लार्ज लेवल पर हमने पूरे हिमाचल प्रदेश पे, अपने मनाली में किया था। उस समय भी हम लोगों ने इसमें एक चीज हम लोग की, क्योंकि उस समय ना मेंटली बहुत परेशान हो रहा था इंसान, तो हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर वेबिनार्स हम लोग ऑर्गेनाइज कराते थे, हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराते थे कि लोग जुड़िए। तो उसमें ऐसे लोगों को बताते जो मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं, उसमें लोगों को बाहर निकाल। जो लोग कोविड पॉजिटिव भी हुए, हम लोगों उन तक भी रीच करने की कोशिश की, क्योंकि 10 दिन क्वारंटाइन एक रूम में अकेले रहकर उसके मानसिक उस पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों की भी हम लोगों ने वर्कशॉप टाइप की करवाई, ताकि उनको मनोरंजन में हम लोग उनको हमारा एक शनिवार का दिन होता था, हम लोग उस दिन कल्चर प्रोग्राम करते थे। जो कोविड पेशेंट थे हमारे, जो चला, वो लोग भी अपना कोई गाना सुना रहा, तो हमने उनको व्यस्त रखा। अच्छा, ताकि वो कहीं ज्यादा ना सोचे कोविड के बारे में, क्योंकि जो कोविड में डेथ हो रही थी, वो कोविड के कारण तो कम, स्ट्रेस के कारण ज्यादा डेथ हो रही थी। लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आई होप बहुत कुछ आप अपने लाइफ में करें, इस तरह से समाज सेवा करें। रेडियो नगर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैं रेडियो नगर के कार्यक्रमों को देखता रहता हूं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया काम, जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए आप जो अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को वहाँ पर, अच्छे अच्छे लोगों के जो इंटरव्यूज को आप लोग वहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, जिसमें एक जन जागरूकता, उससे भी आप लोग अवेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक समाज सेवा के क्षेत्र में ही आता है। तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। और ये पुरस्कार मात्र मेरा नहीं, ये पुरस्कार उन सभी युवाओं का, उन सभी दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का, अभिभावकों का है, जिन्होंने मेरा हर एक मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ दिया। तो ये मेरा अकेले का पुरस्कार नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के का पुरस्कार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आज आप हमारे शो में आए और इतनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। ये थे हमारे आज के खास शो में खास मेहमान सुमित ठाकुर, जिन्होंने हिमाचल का मान बढ़ाया और भारत सरकार ने इन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। हम सभी को गर्व है इन पर, और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि सुमित जी इस तरह से समाज सेवा करें और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही अगले शो में फिर हाजिर रहेंगे नए मेहमान के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।